हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत ऑर्डर 1984 के अंदर चैप्टर 3 को द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। ये जो चैप्टर है ये एग्ज़ाम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये चैप्टर ठीक तरीके से समझ लिया तो फिर आपको जो है अपने केसेस को सॉल्व करने में आगे बहुत ज़्यादा आसानी पेश आ सकती है। तो आ जाते हैं आप टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं कि फ़ैक्ट क्या होता है, मतलब हकीकत क्या होती है। कि कोई भी चीज़ जो 5 सेंसेस के थ्रू होती है, मतलब देखा, सुना, महसूस किया, टेस्ट किया, वो सब क्या होता है, फैक्ट में आ जाता है। इसके अलावा कोई बात किसी ने किसी से की थी, मैंने सुनी थी या मैंने देखा था, वो सब जो है फैक्ट के अंदर आ जाता है। मेंस रिया यानी कि इंटेंशन का होना भी जो है फैक्ट में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए ने बी का मर्डर किया है, वो फैक्ट है। इसको किसी ने मारते देखा है, वो फैक्ट एंड इशू है। यानी कि जो ये मर्डर करते किसी ने देखा है वो आई विटनेस है, उसकी जो गवाही ली जा सकती है, ली जाएगी, वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। मगर इसकी इस गवाही पर कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इसके बिहाफ पर कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं किया जा सकता, इस गवाही पर कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं किया जा सकता है जब तक उस केस को जो है फ़र्दर तफ्तीश नहीं की जा सकती। फ़र्दर तफ्तीश के बाद ही जो है उसमें जो है पर्सन को सज़ा हो सकती है, उस मुजरिम को सज़ा हो सकती है। सिर्फ इस एविडेंस के बिहाफ पर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती है। अब किसी मुकदमे के अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अब किस बात पर गवाही हो सकती है, किस बात पर गवाही नहीं हो सकती है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर कोई मामला अदालत के अंदर चल रहा है, चाहे वो क्रिमिनल है या फिर सिविल है, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चल रहा है, चाहे वो सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो फिर जब उनकी गवाही होगी तो उस मुकदमे के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट बातें होंगी सिर्फ उनके ऊपर ही गवाही होगी। बाकी की जो बातें होंगी, एक्स्ट्रा जो बातें होंगी, वो सारी साइड पे कर दी जाएंगी। यानी जब कोई मुकदमा अदालत के सामने आएगा तो अदालत सबसे पहले ये देखेगी कि इस मुकदमे में फ़ैक्ट एंड इशू क्या है। अब फैक्ट एंड इशू को आसान अल्फाज के अंदर समझ लेते हैं कि फ़ैक्ट का मतलब होता है कोई हकीकत जिस पर दो पार्टीज़ के दरमियान कोई इशू चल रहा है, कोई तनाज़ा चल रहा है, उस बात को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं जो है विटनेस बॉक्स के अंदर आती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं जो है फ़लाँ चीज़ पढ़ाती हूँ, मेरे पास ये डिग्रियां हैं, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैंने XYZ जितनी, मैं फ़लाँ शहर की रहने वाली हूँ। तो आपको उस बात से कोई लेना देना नहीं है, आप उस बात पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। जब मैंने कोई ऐसी बात की जिस पे अपोजिट पार्टी ने कोई सवाल उठाया तो फिर वो बात जो है फैक्ट एंड इशू बन जाती है। मतलब कि इस बात पर जो है वो तनाज़ा चल रहा है, फिर उसके लिए जो है गवाही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए ने कहा कि बी ने सी का मर्डर किया है। अब बी इस बात को नहीं मान रहा है तो बी ने ये बात प्रूफ करनी होगी कि उसने जो है सी का मर्डर नहीं किया है। यानी ए जो है वो फैक्ट बोल रहा है और ए और बी के दरमियान इस बात को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, इस बात को लेकर इशू चल रहा है कि उसने सी का मर्डर किया है। अब बी ने उसका मर्डर किया है या नहीं किया है, उस बात को उसको प्रूफ करना है। अब किसी भी मुकदमे के अंदर जो हक़ाइक़ होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? फैक्ट एंड इशू, रेलिवेंट फैक्ट और इररेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट एंड इशू क्या होता है कि मतलब जिस बात को लेकर दो पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट चल रहा है, अब उस फैक्ट को जिस बंदे ने अपनी आँखों से देखा है या कानों से सुना है तो फिर जो है वो फैक्ट एंड इशू होगा, उसके लिए गवाही ली जा सकती है। बाकी जो उस फैक्ट से कनेक्टेड जो सारे मामलात होंगे वो आर्टिकल 9 के अंदर आ जाते हैं, वो जो है वो रेलिवेंट फैक्ट के अंदर आ जाते हैं। मतलब उस फैक्ट से रिलेटेड, उस फैक्ट से कनेक्टेड जो उससे जुड़े हुए उससे जुड़ी हुई सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो जो है सब जो है मामलात वो
रेलिवेंट फैक्ट में आ जाते हैं, उस मुकदमे को सॉल्व करने में जो है उस हकीकत को, उस मामले को सॉल्व करने के लिए मददगार साबित होते हैं। बाकी जो इररेलेवेंट फैक्ट होते हैं उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर आर्टिकल 24 बताता है कि किसी मुकदमे के अंदर जो इररेलेवेंट फैक्ट होते हैं वो भी कभी रेलेवेंट बन जाते हैं। इसके बाद फिर जो है जब रेलेवेंट बन जाते हैं उसके बाद उनकी गवाही ली जा सकती है। फिर आर्टिकल 20 बताता है कि कॉज और इफ़ेक्ट के बारे में, फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और इफ़ेक्ट ऑफ फैक्ट एंड इशू। मतलब कि कोई वाक़या होता है और उसके फ़ौरन बाद, उस वाक़े के होने के फ़ौरन बाद जो है कोई वजह सामने आ जाती है, वो भी रेलेवेंट फैक्ट होता है। इसके लिए भी जो है गवाही हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए का मर्डर होता है और उस वाक़े के फ़ौरन बाद बी को ए के घर के गिर्द चक्कर लगाते देखा जाता है, या फिर जो है बी को ए के घर से निकलते देखा जाता है, या फिर जो है बी के पैरों के निशान वहाँ से मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उससे कनेक्टेड हैं, वो जो है उसके रेलेवेंट फैक्ट हैं, तो फिर उसके लिए जो है गवाही हो सकती है। फिर आर्टिकल 21 बताता है मोटिव ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, कि कोई किसी जुर्म का मोटिव या किसी जुर्म की तैयारी करना भी जो है फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। और किसी पार्टी का जो कंडक्ट होता है उसका या फिर उसके किसी एजेंट का, वो भी जो है रेलेवेंट फैक्ट तस्वर किया जाता है, इसके लिए भी गवाही हो सकती है। अब मोटिव की एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब ये हकीकत सी को बता दी है। सी जो है अब जो है ए को जो है थ्रेट कर रहा है कि अगर जो है तुमने मुझे जो है इतने पैसे नहीं दिए हैं तो मैं जो है तुम्हारा ये राज फाश कर दूंगा कि तुमने जो है बी का मर्डर किया है। अब ए क्या करता है कि उस डर से जो है वो बी का भी जो है कत्ल कर देता है, बी का भी मर्डर कर देता है। तो फिर ये समझा जाएगा कि उसने सी का मर्डर इसी वजह से किया है कि वो जो है उसको थ्रेट कर रहा था, वो उस बात को उससे पैसे ले रहा था, उस बात को डरा रहा था, इस वजह से उसने शायद जो है सी का भी इसी वजह से मर्डर किया है, ताकि जो है उसका वो राज पाश कर रहा था, तो इस वजह से उसने उसको भी जो है रास्ते से हटा दिया है। एक जुर्म छुपाने के चक्कर में उसने दूसरा जुर्म भी कर दिया है। फिर प्रिपरेशन बताता है कि किसी जुर्म को करने के लिए पूरी तैयारी से जो है कोई ऑफेंस कमिट करना, मतलब उसकी पूरी प्रिपरेशन करना, उसके बाद जाकर जो है वो ऑफेंस कमिट करना। अब उस प्रिपरेशन के अंदर जो सर्कल होता है, जो उससे फैक्ट से जुड़ी जो सारी बातें होती हैं, वो रेलेवेंट फैक्ट में आ जाता है। मतलब उसने कहीं से कोई चीज़ ख़रीदी होगी, वो तैयारी करते हुए मतलब वो कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो उसने ज़ाहिरी सी बात है उस तैयारी में उसने बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन की होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उससे कनेक्ट होंगी, तो फिर वो जो है वो सारी रेलेवेंट फैक्ट में आ जाएंगी, फिर उस पे जो है गवाही ली जा सकती है। फिर आर्टिकल 22 बताता है कि फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट, कि अब वो वाक़यात भी आ जाते हैं जो बंदे का ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हों, वो भी रेलेवेंट फैक्ट में आ जाते हैं, कि वो फिर वो जो ताल्लुकात होते हैं वो फिर चाहे अच्छे ताल्लुकात होते हैं या बुरे ताल्लुकात होते हैं, तो वो भी जो है उस रेलेवेंट फैक्ट के अंदर आ जाते हैं। फिर आर्टिकल 23 बताता है कि थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन द रेफरेंस टू कमीशन डिज़ाइन, कि अब इसमें कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया गया है कि कुछ लोगों ने मिलकर जो है एक ग्रुप की सूरत में मिलकर कोई जुर्म कमिट किया है जिसमें उनकी कॉमन इंटेंशन शामिल थी, और उस जुर्म के लिए उसमें शामिल हर फ़र्द को जो है इक्वल बराबर सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उन सब का जो कॉमन ऑब्जेक्ट था वो एक था और उन सब की जो कॉमन इंटेंशन थी वो एक ही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ लोगों ने मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का प्लान बनाया है, मतलब उन्होंने किसी इस तरह का कोई ऑफेंस कमिट करने की कोशिश की है कि उन्होंने कोई जंग का प्लान बनाया है, उसमें ए ने
वो ए जो है उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, और बी ने क्या किया है कि यूरोप से जाके हथियार ख़रीदे हैं। सी ने जो है पेशावर से जो है पैसे कलेक्ट किए हैं वो हथियार ख़रीदने के लिए, और डी ने जो है कराची में उस कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन करने के लिए लोगों को आमादा किया है। अब इस तरह से जो मिलकर कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने मिलकर जो है कोई इस तरह का ऑफेंस कमिट करने के लिए जो है कोई कॉन्स्पिरेसी मतलब मिल के जो है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए उन्होंने कोई इस तरह की साजिश की है, तो फिर उसको जो है कहेंगे कि उन्होंने मिलकर कोई इस तरह की साजिश की है। अब उससे जुड़े बहुत सारी जो है ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, बहुत सारी उससे कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जो है कहाँ से हथियार ख़रीदे हैं। अब जिन लोगों को उन्होंने कनेक्ट किया है उनके साथ, उनमें से भी कोई उसके ख़िलाफ़ जो है बोल सकता है या गवाही दे सकता है, तो उनकी भी जो है गवाही रेलेवेंट समझी जाएगी। या फिर जो है जिन लोगों से उन्होंने पैसे कलेक्ट किए हैं तो किस पर्पज़ के लिए किए हैं, वो सारी चीज़ें जो उससे जुड़ी कनेक्टेड सारे जो मामलात हैं वो सारे रेलेवेंट फैक्ट के अंदर आ जाते हैं और फिर उनके लिए गवाही हो सकती है। आर्टिकल 24 बताता है कि व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इररेलेवेंट फैक्ट भी जो है कभी कभी रेलेवेंट बन जाते हैं। अब किस तरह से कि किसी मुकदमे में जो फैक्ट होता है वो रेलेवेंट नहीं होता है, मगर कुछ चीज़ों के जुड़ने से वो फैक्ट जो है रेलेवेंट बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए पर इल्ज़ाम है कि वो बोलता है कि जिस वक्त ये जुर्म हुआ मैं उस वक्त जो है पेशावर के अंदर नहीं था। मतलब कि ए के ऊपर कोई इल्ज़ाम है किसी के मर्डर का, ठीक है, ए के ऊपर किसी के मर्डर का इल्ज़ाम है, पर वो जो है बोलता है कि जिस वक्त ये ऑफेंस कमिट हुआ मैं उस वक्त जो है उस जगह मौजूद नहीं था, मैं कहीं और जगह मौजूद था। अब जो बात चल रही है वो कहीं और की नहीं चल रही है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल के ए जो है बोलता है कि मैं जो ऑफेंस कमिट होता है, जो मर्डर होता है वो लाहौर के अंदर होता है, ठीक है, जो मर्डर होता है वो लाहौर के अंदर होता है, और जो ऑफेंडर है तो वो बोलता है कि मैं जिस वक्त ये जो ऑफेंस कमिट हुआ है मैं लाहौर में नहीं था, मैं पेशावर में था। तो अब बात चल रही है यहाँ पे लाहौर की, तो पेशावर की बात भी जो है उससे कनेक्ट हो रही है, क्योंकि जो है वो जो बंदा है जिस पर ये ऑफेंस का इल्ज़ाम लगा है, मर्डर का इल्ज़ाम लगा है, वो बोल रहा है कि उस टाइम जिस टाइम पर ये ऑफेंस कमिट हुआ है मैं लाहौर में नहीं था, मैं पेशावर में था। तो उसकी पेशावर वाली बात भी जो है इसके साथ कनेक्ट हो रही है। तो फिर जो है वो बात भी उसमें जो है उसमें हालांकि वो इररेलेवेंट है, लेकिन उसको जो है रेलेवेंट बनाया जा रहा है। किस वजह से? क्योंकि वो बंदा बोल रहा है कि जिस पर इल्ज़ाम है वो बोल रहा है मैं इस जगह नहीं था, मैं कहीं और जगह था। तो वो बात भी उसके साथ रेलेवेंट हो रही है, तो उस बात पर भी जो है गवाही हो सकती है। फिर आ जाता है आर्टिकल 25 इन सूट फॉर डैमेज। इन आर्टिकल डैमेज, ये जो आर्टिकल है ये डैमेज की बात करता है। इसके अंदर किसी तनाज़े में पर्सन के प्रीवियस कंडक्ट को देखना ज़रूरी होता है कि पहले भी उनके दरमियान जो है किसी बात को लेकर कोई बोझ था, या फिर जो है प्रीवियस कोई इस तरह का कोई कंडक्ट है जिससे पता चल रहा है कि उन दोनों के दरमियान कोई डिस्प्यूट पहले से चल रहा था, कोई तनाज़ा, कोई खलिश पहले से दो पार्टीज़ के दरमियान चल रही थी। तो अब अगर दोबारा जो है कोई इस तरह की बात होगी तो फिर जो डैमेजेस होंगे वो जो है डबल हो जाएंगे। मतलब जो पहले कोई बात हो रही थी उनके दरमियान, फिर दोबारा वही बात स्टार्ट हो रही है, तो फिर जो है वो जो डैमेजेस होंगे उनके वो डबल कर दिए जाएंगे। आर्टिकल 26 बताता है कि फैक्ट रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इन क्वेश्चन। अब इसमें जो है कस्टम की बात की जा रही है कि किस तरह से कि जब किसी के आबा व अजदाद की कोई जायदाद है, इस पर कोई तनाज़ा पेश आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे फादर की है,
इस पर अब मेरा हक है, ठीक है। और जो है मेरे फादर ने उसको जो है किसी को मॉर्गेज पर दे दिया था। अब उस बात को प्रूव करने के लिए उसको क्या चाहिए, वो मॉर्गेज डीड चाहिए, या फिर जो है वो कोई इस तरह का कोई लेटर या कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए है जिससे वो बात प्रूव कर सके कि वाकई ही जो वो प्रॉपर्टी है वो उसके फादर की है, ठीक है। तो वो जो डॉक्यूमेंट, इस तरह का डॉक्यूमेंट होगा, वो जो है इसके लिए वो रेलिवेंट फैक्ट होगा, फिर उसके लिए गवाही दी जा सकती है। फिर आर्टिकल 27 बताता है कि फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। अब ये किसी बंदे की इंटेंशन को शो करता है कि ये जो वाक़या हुआ है इसको इस बात का पहले से इल्म था, ये जो वाक़या हुआ है किसी की गफलत की वजह से हुआ है, या किसी की इल विल की वजह से हुआ है, या फिर जो है गुड विल की वजह से हुआ है, और यानी कि बहरहाल जो भी है उस बंदे को उस बात के होने का, उस वाक़े के होने का पहले से जो है उसको उसके अंजाम का पहले से इल्म था। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए पर इल्ज़ाम है कि वो चोरी शुदा माल जो है अपने पास रखता है या चोरी शुदा माल को ख़रीदता है, ये जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम है। जब उसके ऊपर वो बात प्रूव हो जाती है तो फिर उसके पास से और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो चोरी शुदा माल होता है, तो उससे जो है और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर जो और वाली जो बहुत सारी और चीज़ें जो उससे मिलती हैं चोरी शुदा, तो फिर वो जो है उसका रेलिवेंट फैक्ट है कि ज़ाहिर सी बात है कि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो सही है, क्योंकि उसने जो है और भी बहुत सारी इस तरह की चोरी शुदा चीज़ें जो है अपने पास रखी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो चोरी शुदा माल भी उसने अपने पास ही रखा होगा, तो ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है, तो उस पर जो है गवाही होगी। अगली एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए का कुत्ता है कोई, तो उसको उसकी नॉलेज में है कि वो जो है किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब उस कुत्ते की वजह से जो है बी को कोई नुकसान पहुंचता है, ठीक है। वो जो जहरीला कुत्ता होता है वो बी को जो है नुकसान पहुंचा देता है कोई। तो अब जो है ए बोलता है कि मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था कि मेरा कुत्ता जो है इतना ख़तरनाक है, तो उस पर जो है सी और डी की जो गवाही होगी वो रेलिवेंट फैक्ट है। किस तरह से कि वो लोग बोलते हैं कि हमने पहले से ही जो है ए को इस बात के लिए इन्फॉर्म किया था कि आपका जो कुत्ता है वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर जो उनकी जो गवाही होगी वो रेलिवेंट फैक्ट है इस मुकदमे में। आर्टिकल 28 बताता है कि फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंशल और इंटेंशनल। अब ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि कोई जो ऑफेंस हुआ है, जो एक्ट हुआ है वो एक्सीडेंशल है या फिर जो है किसी ने इंटेंशनल उसको किया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह से कोई वाक़या होता है, तो ये जानने के लिए कि ये वाक़या एक्सीडेंशल हुआ है या फिर इंटेंशनल जो है कि हुआ है, या ये जो वाक़या रोनुमा हुआ है, तो इसका करने वाले को जो है पहले से पता था, पहले से इल्म था, तो ये किस तरीके से जो है जाना जाएगा, तो ये जो है उसके प्रीवियस कंडक्ट को देखा जाएगा। मतलब जो ऑफेंडर होगा, जो उसके जो है प्रीवियस कंडक्ट को इस बात का पता लगाने के लिए उसके प्रीवियस कंडक्ट को देखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी बंदे के ऊपर जो है कोई इल्ज़ाम लगा है कि उसने जो है किसी इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लिए हैं, किस लिए, ये बोलकर कि जो है मेरा घर जल गया है और जो है मेरा घर जल गया, मुझे इसलिए जो है पैसे चाहिए हैं। अब पता चलता है कि उसके प्रीवियस कंडक्ट को देखा जाता है कि उसने पहले भी बहुत सी जगहों से, बहुत सी इंश्योरेंस ऑफिसर से इस तरह से ये झूठ बोलकर पैसे ले चुका है कि मेरा घर जल चुका है, उसके बहुत सारे घर हैं, तो वो ख़ुद जो है इस तरह की कोई हरकत करता है और फिर वो वहाँ से वो पैसे लेता रहता है। तो उसका जो प्रीवियस कंडक्ट है इसके अंदर, वो जो है उस बंदे का वो रेलिवेंट फैक्ट होगा और उसके ऊपर गवाही दी जा सकती है। फिर आर्टिकल 29 बताता है कि एग्जिस्टेंट ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। अब ये बिज़नेस के बारे में बताता है कि जो बिज़नेस के ट्रांजैक्शन होती हैं
उसके बारे में ये बात करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए जो है, ए के पास कुछ ऑफिशियल लेटर हैं, वो जो है बी से कहता है कि ये जाकर जो है तुम जाके पोस्ट कर दो। अब बी क्या करता है कि वो लेटर जो है कहीं मिसप्लेस कर देता है वो जो है वो उस बात को नहीं मानता है। तो फिर वहाँ पे जो CCTV कैमरा लगे हुए होते हैं उनके ज़रिए जो है उस बात को फिर प्रूव किया जाएगा कि ये जो है ए के पास से जो वो लेटर हैं वो उसके पास से तो आगे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो उसके अंदर आ जाता है। तो फिर वो जो CCTV कैमरा होता है उसके अंदर जो है वो एविडेंस, बतौर एविडेंस के तौर पर जो है उसको पेश किया जा सकता है। तो वो जो है वो रेलिवेंट फैक्ट है, उसके थ्रू जो है ये प्रूव किया जा सकता है कि वो जो लेटर हैं, वो जो ऑफिशियल लेटर हैं वो ए के पास से जो है आगे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। मतलब अब जो वो ऑफिशियल लेटर हैं वो ए के पास नहीं हैं। तो यहाँ तक ही था आज का हमारा टॉपिक। तो ये आज का हमारा हाफ़ चैप्टर समझ लें वो हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।